ये कहानी है कुछ ऐसे लोगों की जो अपने वैकेशन को एंजॉय करने के लिए एक आइलैंड पर पहुंचते हैं जो देखने में बेहद ही खूबसूरत था। लेकिन कुछ टाइम बाद ही वहां अजीब घटनाएं होने लगती है। अचानक से बच्चे बड़े हो जाते हैं और पता चलता है कि इस आइलैंड पर बिताया गया हर आधा घंटा उनकी ज़िंदगी के 1 साल के बराबर है। तो कहानी शुरू होती है काफा फैमिली को दिखाने से, जिसमें गाय, उसकी वाइफ प्रिस्का और उनके 2 बच्चे मैडॉक्स और ट्रेंट हैं। ये पूरी फैमिली अपने वैकेशन को एंजॉय करने के लिए अनामिका नाम के रिजॉर्ट जा रही थी, जहां पहुंचते ही मैनेजर उनका बहुत अच्छे से वेलकम करता है। उनके मेन्यू के अकॉर्डिंग वो उन्हें पीने के लिए अपने यहाँ की बेस्ट ड्रिंक देता है। ये रिजॉर्ट इतना बड़ा और खूबसूरत था कि गाय और उसकी वाइफ को यकीन नहीं हो रहा था कि ये उन्हें ऑनलाइन मिला, वो भी इतने सस्ते में। वहीं दोनों बच्चे जब खेल रहे थे तो इधर इनके पास इडलिब नाम का एक बच्चा आता है जो कि ट्रेंड की ही उम्र का था, और उसके अंकल ही इस रिजॉर्ट के मैनेजर थे, इसलिए वो यहीं रिजॉर्ट में रहता था, पर उसका कोई भी दोस्त नहीं था। तब ट्रेंड उससे बात करता है और दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। जिसके बाद पूरी फैमिली अपने कमरे में पहुंचती है, जहां दोनों बच्चे वैकेशन को एंजॉय करने के लिए रिजॉर्ट के पास वाले बीच में जाते हैं। ट्रेंड जो कि अभी 6 साल का था, उसे सभी का नाम जानना और वो क्या काम करते हैं उनके बारे में जानना बहुत पसंद था, इसलिए वो और इडलिब आसपास के लोगों से उनका नाम और वो क्या काम करते हैं इस बारे में पूछते हैं। तभी इनसे बात करते हुए यहाँ पर उन्हें एक पुलिस ऑफिसर मिलता है जो इन दोनों से मिलकर काफ़ी खुश होता है। देखने में ये पूरी फैमिली एक परफेक्ट और हैप्पी फैमिली लग रही थी, लेकिन रात में गाय और प्रिस्का के बीच लड़ाई होने लगती है और पता चलता है कि वो दोनों तलाक लेने वाले हैं। लेकिन उन दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि वो ये बात अपने बच्चों को कैसे बताएं, इसलिए उन्होंने इस वैकेशन का प्लान किया, जिसके खत्म होने के बाद वो इस बात को अपने बच्चों को बता देंगे। साथ ही यहाँ ये भी पता चलता है कि प्रिस्का को ट्यूमर है, पर वो इसे ज़्यादा सीरियस नहीं लेती। वहीं इनकी लड़ाई की आवाज़ बाहर इनके बच्चे भी सुन रहे थे। वो सोचते हैं कि ये तो इनका रोज का है, तो वो उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। तब ट्रेंड अपने जेब से एक लेटर निकालता है जो इडलिब ने उसे दिया था। उस लेटर में एक सीक्रेट मैसेज था जिसे उन्हें डिकोड करना था, तो ट्रेंड उसे डिकोड करने में लग जाता है। फिर अगली सुबह हम एक और फैमिली को देखते हैं। चार्ल्स जो कि एक डॉक्टर है, उसकी वाइफ क्रिस्टल जिसे कैल्शियम डिफिशियंसी था, उनके साथ उनकी एक 6 साल की बेटी कारा और चार्ल्स की मॉम भी थी। वहीं पास में एक और कपल था, चेरिन और पैट्रिसिया। पैट्रिसिया को एक खास तरह की बीमारी थी, उसे कभी कभी दौरे पड़ते थे। यहाँ पर भी जब उसे दौरे पड़ते हैं तो चार्ल्स डॉक्टर होने के नाते उनकी मदद करता है। तब यहाँ पर यह भी पता चलता है कि चेरिन खुद भी एक नर्स है। अब यहाँ गाय जब अपनी फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट कर रहा था तो उनके पास रिजॉर्ट का मैनेजर आता है जो उन्हें कहता है कि अगर आप लोग अपने वैकेशन को अच्छी तरह एंजॉय करना चाहते हैं तो यहीं पास में एक बहुत ही प्यारा बीच है। वो बहुत ही खूबसूरत और शांत है, जहाँ जाकर आप अपनी फैमिली के साथ अच्छी तरह टाइम स्पेंड कर पाएंगे। आमतौर पर वो इस बारे में किसी को नहीं बताता, लेकिन आपकी फैमिली उसे बहुत प्यारी लगी, इसलिए आपको वहाँ जाना चाहिए। वो मैनेजर उस बीच की कुछ ज़्यादा ही तारीफ करता है, इसलिए गाय और प्रिस्का वहाँ जाने के लिए मान जाते हैं। जिसके बाद अब वहाँ जाने के लिए ये पूरी फैमिली एक बस में बैठती है, जहाँ पर चार्ल्स और उसकी फैमिली की इनके साथ जा रही थी। और फिर बस एक नेचर रिजर्व के अंदर जाती है, जहाँ अंदर एक जगह पर इन दोनों फैमिली को उतार दिया जाता है। तब ड्राइवर उन्हें खाने के बड़े बड़े बास्केट देता है। ये खाना एक छोटे से आधे दिन की ट्रिप से कई गुना ज़्यादा था, और ये सभी पैकेट ऐसे सील किए थे जैसे कि लंबे टाइम तक इन्हें रखना है। जिसके बाद ड्राइवर उन्हें यहाँ से बीच का रास्ता दिखाता है और उन्हें जाने के लिए कहता है, पर वो खुद उन्हें उस बीच पर छोड़ने के लिए नहीं जाता। वो कहता है कि वो शाम को 5 बजे उन्हें यहाँ लेने के लिए आ जाएगा। तो फिर अब दोनों फैमिली जंगलों के बीच से होते हुए कुछ बड़े बड़े पत्थरों के पास पहुंचती है, जहां से आगे जाने पर इन्हें वो बीच मिलता है। ये बीच देखने में बेहद ही खूबसूरत और हिडन था, जिसे जब ये लोग देखते हैं तो ये बहुत खुश होते हैं। वैसे तो ये बीच पूरी तरह से खाली और सुनसान था, पर वहाँ पर एक आदमी इनसे पहले ही मौजूद था जो चुपचाप पत्थरों के पास बैठा था। मैडॉक्स जब उसे देखती है तो उसे पहचान लेती है। वो एक बहुत ही फेमस रैपर था जिसका नाम सेडन था। मैडॉक्स उससे मिलना चाहती थी, पर उसके डैड उसे रोक देते हैं क्योंकि सेडन अकेला शांत बैठा हुआ था और वो उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे। तो फिर अब तीनों बच्चे साथ में मिलकर समुद्र में खेलने लगते हैं, पर गाय और प्रिस्का के बीच अभी भी अनबन बनी हुई थी। वहीं चार्ल्स अपनी वाइफ से परेशान था क्योंकि वो बस सेल्फी ही लेती रहती है। फिर थोड़ी देर बाद जब बच्चे खेल रहे थे तो वो नोटिस करते हैं कि यहाँ पर लोगों का बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है, पर वो बहुत साल पुराना था और उनमें जंग लगा था। और फिर जब ट्रेंड पानी में था तो वो ये भी नोटिस करता है कि पानी में कोई भी मछली नहीं है, और तभी उसके पीछे से एक डेड बॉडी टकराती है, जिसे देखकर ट्रेंड डर के मारे जोर से चिल्लाता है और अपने मॉम डैड के पास जाता है। जिसके बाद ये सभी लोग जब उस बॉडी को देखते हैं तो वो एक लड़की की थी, जिसे गाय और चार्ल्स निकालकर बीच के किनारे लाते हैं और उसके ऊपर एक कपड़ा डाल देते हैं। तब चार्ल्स को यहाँ सेडन पर शक होता है कि उसी ने इस लड़की को मारा है, क्योंकि वो इस बीच पर उनसे पहले मौजूद था और उसके नाक से खून भी आ रहा था।
जिससे चार्ल्स को लग रहा था कि हो सकता है कि उस लड़की ने अपनी जान बचाने के लिए उसकी नाक पर मारी हो और फिर सेडन ने उसे मारकर समुद्र में फेंक दिया। तब सेडन उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि उसने ये नहीं किया, वो उस लड़की के साथ पिछली रात यहाँ आया था, पर रात में वो तैरने गई और अचानक गायब हो गई और वो यहाँ उसी का इंतजार कर रहा था। लेकिन चार्ल्स उसकी बात नहीं मानता। अब यहाँ उस बॉडी को देखने के बाद प्रिस्का अपने बच्चों को इधर से दूर ले जाती है और फिर वो ये नोटिस करती है कि ट्रेंट के कपड़े उसके लिए बहुत टाइट हो रहे हैं। तभी इस बीच पर जेरन और पैट्रिसिया भी पहुंचते हैं, जिन्हें भी इनके साथ ही यहाँ पहुंचना था, पर वो रिजॉर्ट से लेट आए तो फिर उन्हें इनके बाद वाली बस यहाँ छोड़ गई। ये दोनों जब उस डेड बॉडी और यहाँ की सिचुएशन को देखते हैं तो जेरन उस बस को रोकने के लिए बीच से वापस जाने लगता है, लेकिन जैसे ही वो आगे पहुँचता है तो अचानक उसके सिर पर जोर का दर्द होता है और वो बेहोश हो जाता है। फिर जब उसकी आंख खुलती है तो वो बीच पर ही था। वहीं अब चार्ल्स की माँ को भी कुछ होने लगता है, उसे अपने सीने पर बहुत जोर का दर्द महसूस हो रहा था। तब ये देखकर चार्ल्स मदद के लिए फ़ोन करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर कोई भी नेटवर्क नहीं थे। तभी क्रिस्टल नोटिस करती है कि चार्ल्स की मॉम सांस नहीं ले रही है। तब चार्ल्स अपनी मॉम को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन अब वो मर चुकी थी। और यहाँ जब जेरन और उसकी वाइफ प्रिस्का के दोनों बच्चों से बात कर रहे थे तो उनकी आवाज़ अब पहले से बदल चुकी थी। वो दोनों अपनी एज 8 और 11 साल बताते हैं, लेकिन जेरन को उन पर यकीन नहीं होता क्योंकि अब ट्रेंट लगभग 15-16 साल जितना हो गया था और उसकी बहन 18-19 साल की टीन एज में आ गई थी, जिन्हें जब प्रिस्का और गाय देखते हैं तो वो पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं क्योंकि उनके बच्चे सिर्फ कुछ मिनटों में ही इतने बड़े हो गए थे। अब ये सब देखने के बाद सेडन बहुत डर गया था, इसलिए वो यहाँ से भागने की कोशिश करता है। तब उसके पीछे चार्ल्स उसे पकड़ने के लिए जाता है, पर जैसे ही ये दोनों चट्टानों के बीच में पहुँचते हैं तो इनके सिर में भी बहुत जोर का दर्द होता है और दोनों बेहोश हो जाते हैं। फिर जब इनकी आँख खुलती है तो दोनों इसी बीच पर थे और बताते हैं कि ये दर्द ऐसा है जैसे कि गहरे समुद्र में हो। तब ये सभी एक बार फिर से यहाँ से जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर से बेहोश होकर समुद्र के किनारे गिरते हैं, जहाँ अब गाय और प्रिस्का को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। उन्हें लगता है कि इस जगह पर कोई वायरस या कुछ ऐसा है जिससे उनके बच्चे बड़े हो रहे हैं। और तभी अचानक चार्ल्स सेडन के चेहरे पर कट लगा देता है, पर उसका घाव उसी टाइम सही हो जाता है। चार्ल्स ने चाकू से उस पर कट इसलिए लगा दिया था क्योंकि उसे दिमागी प्रॉब्लम थी। तब यहाँ सेडन सभी को बताता है कि उसके साथ जो लड़की आई थी उसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस नाम की बीमारी थी। फिर जब ये सभी सोच रहे थे कि यहाँ से कैसे निकला जा सकता है तो सेडन मैडॉक्स को बताता है कि उसे भी एक बीमारी है जिसकी वजह से उसका ब्लड क्लॉट नहीं करता। और फिर तभी इन्हें पता चलता है कि चार्ल्स का कुत्ता भी मर चुका है। तो अब जेरन और पैट्रिसिया सभी को साथ में रहने के लिए कहते हैं ताकि वो लोग मिलकर यहाँ से निकलने का तरीका ढूंढ पाए। लेकिन तभी अचानक प्रिस्का के पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। उसके पेट में एक ट्यूमर था। यहाँ आने से पहले उसका ट्यूमर बहुत छोटा और हार्मलेस था, लेकिन अब वो हर सेकंड बढ़ रहा था। प्रिस्का इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाती और बेहोश हो जाती है। तब चार्ल्स, जो कि एक सर्जन था, वो गाय से कहता है कि अगर उन्हें प्रिस्का को बचाना है तो उसे यहीं पर सर्जरी करके उस ट्यूमर को निकालना होगा। तो गाय उसे सर्जरी करने की इजाज़त दे देता है, जिसके बाद चार्ल्स प्रिस्का के पेट में चाकू से एक कट लगाता है, लेकिन कट लगने के विदिन अ सेकंड उसके घाव भर जा रहे थे। और यहाँ चार्ल्स भी अपने दिमागी प्रॉब्लम से जूझ रहा था। उसे अपने दिमाग में अलग अलग आवाज़ें सुनाई दे रही थी जिनसे वो घबरा जाता है और उसे लगता है कि वो ये नहीं कर पाएगा। तब जेरन उसे याद दिलाता है कि वो एक डॉक्टर है और वो ये कर सकता है। तो फिर चार्ल्स सर्जरी करना शुरू करता है। वो प्रिस्का के पेट में एक कट लगाता है, पर इस बार घाव के भरने से पहले ही ये लोग उसके पेट में हाथ डाल देते थे और फिर चार्ल्स उस ट्यूमर को बाहर निकाल देता है, जो कि एक फुटबॉल जितना बड़ा हो गया था। और फिर कुछ ही सेकंड बाद प्रिस्का होश में आ जाती है और कहती है कि वो अब पहले से अच्छा फील कर रही है। उधर सेडन जब उस लड़की की बॉडी को देखता है तो वो बॉडी अब डिकम्पोज हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बॉडी सालों से वहाँ पड़ी है। प्रिस्का, जो कि एक म्यूजियम क्यूरेटर थी, वो जब इस बॉडी को देखती है तो वो बताती है कि ये बॉडी लगभग 7 साल पुरानी लग रही है, लेकिन उन्हें यहाँ आए कुछ ही घंटे हुए हैं। तो अब इन सभी को समझ आता है कि इस बीच पर टाइम बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तब प्रिस्का कैलकुलेशन करके बताती है कि इस बीच का आधा घंटा उनकी ज़िंदगी के 1 साल के बराबर है। और उनके बच्चे इतना ज़्यादा खाना इसलिए खा रहे थे क्योंकि वो लोग बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे थे। तो अब यहाँ जेरन को लगता है कि ये सब शायद यहाँ मौजूद चारों तरफ इन चट्टानों की वजह से हो रहा है, जो उन्हें यहाँ से निकलने भी नहीं दे रहा है। ये सभी जब इसी बारे में बात कर ही रहे थे तो इन्हें एहसास होता है कि उन्हें अपने बच्चे ट्रेंट और कारा नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो वो उन्हें ढूंढने लगते हैं और वहाँ ट्रेंट और कारा टेंट में साथ में थे। वो दोनों अब अडल्ट हो चुके थे और वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। फिर जब वो टेंट से बाहर निकलते हैं तो कारा को बहुत ज़्यादा भूख लगने लगती है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा खाना खाती है। और फिर जब दोनों साथ में आते हैं तो पता चलता है कि कारा प्रेग्नेंट हो चुकी है। उसका पेट हर बीतते सेकंड में बड़ा होते जा रहा था। ये सभी लोग जब उन्हें देखते हैं तो वो पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं।
पर इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते कारा को दर्द शुरू हो जाता है। किसी भी पल वो अपने बच्चे को जन्म दे सकती थी। तब चार्ल्स अपनी बेटी कारा के पास जाता है और उसकी डिलीवरी कराने की कोशिश करता है, लेकिन ये देखकर क्रिस्टल बहुत घबरा जाती है और वो मदद लाने के लिए इस बीच से फिर से निकलने की कोशिश करती है, पर वो भी बेहोश हो जाती है। और जब उसे होश आता है तो उसकी बेटी कारा बच्चे को जन्म दे चुकी थी, लेकिन कुछ ही मिनट में उस बच्चे की डेथ हो जाती है। यहाँ टाइम इतनी तेजी से बीत रहा था कि न्यू बॉर्न बेबी सर्वाइव ही नहीं कर सकती थी। ये देखकर अब सभी लोग परेशान थे और ट्रेंट भी दुख में था कि उसका बच्चा मर गया। लेकिन अब हालात और ज़्यादा खराब होने वाले थे। चार्ल्स की दिमागी हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। उसे हर किसी पर शक होने लगता है, जिस वजह से वो सेडन पर चाकू से हमला कर देता है। सेडन जिसके ब्लड में क्लॉथ नहीं बनता, इसलिए वो तुरंत ही मर जाता है। तब गाय चार्ल्स से चाकू छीनता है ताकि वो किसी और को नुकसान न पहुंचा दे। अब क्योंकि हालात बेकाबू होते जा रहे थे, इसलिए जेरन डिसाइड करता है कि वो समुद्र में तैरकर दूसरे किनारे तक पहुंचेगा और फिर यहाँ सबके लिए मदद लाएगा। इसलिए वो तैरकर समुद्र से जाने लगता है। और यहाँ अब गाय को समझ आता है कि हर फैमिली में कोई एक ऐसा इंसान तो जरूर है जिसको कोई न कोई बीमारी है। जैसे उनकी फैमिली में प्रिस्का को ट्यूमर था, चार्ल्स को दिमागी प्रॉब्लम थी और पैट्रिसिया को मृगी के दौरे पड़ते थे। वहीं सेडन और उसके साथ वाली लड़की को उन्हें भी कोई एक बीमारी थी, जो जानकर गाय को समझ आता है कि उन्हें इस जगह पर जानबूझकर भेजा गया है। इसलिए वो प्रिस्का से पूछता है कि इस रिजॉर्ट के बारे में तुम्हें कैसे पता चला। प्रिस्का बताती है कि उसे अपनी फार्मेसी की रिसिप्ट के पीछे रिजॉर्ट का ऐड दिखा था, जिसका मतलब था कि जिन्होंने उन्हें यहाँ भेजा है उन्हें इनकी बीमारियों के बारे में पहले से पता था। और यहाँ अब धीरे धीरे सभी लोगों को अपने चेहरे पर रिंकल दिखना शुरू हो जाते हैं, जिसका मतलब है कि वो अब बूढ़े हो रहे थे। क्रिस्टल जब अपने चेहरे पर रिंकल देखती है तो वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाती और यहाँ से भागकर एक गुफा में चली जाती है। फिर यहाँ मैडॉक्स जब अपनी माँ के साथ थी तो वो उसके तलाक के बारे में पूछती है, क्योंकि उसने अपने मॉम डैड को बहुत बार लड़ते हुए देखा था। तो प्रिस्का उसे बताती है कि उसकी ज़िंदगी में उसके डैड के अलावा एक और आदमी है, जो जानकर मैडॉक्स को बहुत दुख होता है। तब प्रिस्का उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो अब ऐसा नहीं चाहती, लेकिन मैडॉक्स खुद को संभालते हुए आगे पानी में चली जाती है। और तभी उससे एक बॉडी टकराती है जो कि जेरन की थी, जिसे जब मैडॉक्स देखती है तो वो बहुत डर जाती है और जल्दी से पानी से बाहर आती है। दूसरी तरफ कारा अभी भी सदमे में थी। उसके साथ ट्रेंट था जो उस बच्चे की बॉडी को दफनाता है, लेकिन वो बॉडी भी पूरी तरह से डिकम्पोज होकर राख बन चुकी थी। और अब कारा किसी भी कीमत पर इस बीच से बाहर निकलना चाहती थी, इसलिए वो इन चट्टानों पर चढ़कर ऊपर जाने लगती है। ट्रेंट भी उसके पीछे जाना चाहता था, लेकिन उसकी मॉम उसे रोक देती है और कारा को भी नीचे आने के लिए कहती है। पर कारा अब काफ़ी ऊपर पहुंच गई थी और जैसे ही वो इन चट्टानों के ऊपर पहुंचने वाली थी तो उसका सर ब्लैकआउट हो जाता है और वो बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। ट्रेंट जब उसे देखता है तो वो चट्टानों से टकराकर मर चुकी थी। ये सब देखने के बाद गाय अपनी फैमिली को साथ में रहने के लिए कहता है और तभी पैट्रिसिया को लगातार दौरे पड़ते हैं और वो मुंह से झाग छोड़ते हुए मारी जाती है। अब यहाँ पर गाय की फैमिली क्रिस्टल और चार्ल्स ही बचे थे। क्रिस्टल जिसे कि कैल्शियम डेफिशिएंसी था तो वो गुफा में ही छुप कर रहती है और उसका पति चार्ल्स अपना दिमागी संतुलन खो चुका था। थोड़ी देर में जब रात होती है तो गाय अपनी फैमिली के साथ आग जलाता है, लेकिन वो नोटिस करता है कि उसकी नज़र अब कमज़ोर हो रही है। उसे अब सब कुछ धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा था। वहीं उसकी वाइफ प्रिस्का को अब सुनाई कम देने लगा था, क्योंकि वो दोनों अब बूढ़े हो रहे थे। तब गाय प्रिस्का से कहता है, मुझे तुम्हारे अफेयर के बारे में पहले से पता था, लेकिन मुझे तुम पर गुस्सा नहीं है, शायद मैं तुम्हारे काबिल ही नहीं था। तब प्रिस्का उसे कहती है कि वो अब कहीं और नहीं जाना चाहती, वो बस हमेशा अपने पति के साथ ही रहना चाहती है। दूसरी तरफ मैडॉक्स और ट्रेंट को बहुत सारी पुरानी चीज़ें मिलती हैं जो कि उन लोगों की थी जो इनसे पहले यहाँ आकर मर चुके थे। तभी ट्रेंट को यहाँ एक बुक मिलती है जिसमें उन सभी लोगों के नाम और एड्रेस थे जो उनसे पहले यहाँ पर आकर फंस चुके थे, और उन सब में भी कॉमन यही था कि उन सभी को कोई ना कोई बीमारी थी। उस बुक में ये भी लिखा था कि इन चट्टानों में कुछ खास मिनरल हैं जो इंसानी शरीर के सेल्स को बहुत तेजी से बूढ़ा कर देते हैं। तभी ट्रेंट नोटिस करता है कि सामने के पहाड़ से कोई चीज़ चमक रही है, जिससे वो समझ जाता है कि वो एक कैमरा है और कोई उन पर नज़र रख रहा है। अब यहाँ गाय और प्रिस्का जब साथ में बैठे थे तो इधर चार्ल्स आता है, जिसे गाय देख नहीं पा रहा था, और फिर चार्ल्स गाय पर चाकू से हमला कर देता है, पर उसके घाव उसी टाइम भर जा रहे थे। प्रिस्का को जब इस बात का एहसास होता है तो वो अपने बच्चों को यहाँ से दूर भागने के लिए कहती है, और फिर वो अपने पति को बचाने के लिए एक जंग लगे चाकू से चार्ल्स के हाथ पर कट लगा देती है। चाकू का जंग उसके लिए एक जहर की तरह काम करता है, जिस वजह से उसका घाव ठीक ही नहीं होता, उल्टा उसके शरीर में वो इन्फेक्शन बढ़ाने लगता है और कुछ ही मिनटों में उसका पूरा शरीर इन्फेक्टेड हो जाता है, जिससे चार्ल्स की वहीं पर मौत हो जाती है। दूसरी तरफ ट्रेंट और मैडॉक्स छुपने के लिए एक गुफा में चले गए थे, जहाँ जब ट्रेंट माचिस जलाता है तो वहाँ पर क्रिस्टल थी जो बूढ़ी हो चुकी थी,
उसे डर था कि कोई उसका चेहरा न देख ले, इसलिए वो उन दोनों को माचिस बुझाने के लिए कहती है और उन पर पत्थर से हमला करने लगती है। लेकिन अब उसकी हड्डियां बहुत कमजोर हो चुकी थी, जो कि पत्थर उठाने पर टूट जाती है, और क्योंकि बीच पर टाइम बहुत जल्दी बीत रहा था तो उसकी हड्डियां वैसे ही टेढ़ी मेढ़ी जुड़ जाती हैं और देखते ही देखते वो एक मॉन्स्टर में बदलकर मर जाती है, जिसे देखकर मैडॉक्स और प्रिस्का बहुत डर जाते हैं और वो अपने मॉम डैड के पास आते हैं। अब यहाँ पर सिर्फ गाय की फैमिली ही बची हुई थी, तो ये सभी लोग साथ में बैठ जाते हैं, जहाँ अब गाय और प्रिस्का बहुत बूढ़े हो चुके थे। उन्हें ये भी याद नहीं था कि वो लोग लड़ क्यों रहे थे, और वो कहते हैं कि वो इस खूबसूरत बीच से क्यों जाना चाहते थे। उनकी यादें अब धुंधली पड़ रही थी और वो दोनों अपने आखिरी पलों में सुकून से रहते हैं। और फिर कुछ ही देर में गाय और प्रिस्का की मौत हो जाती है, जिससे मैडॉक्स और ट्रेंट को बहुत दुख होता है। और फिर अगले दिन जब सुबह होती है तो ट्रेंट और मैडॉक्स लगभग अपने 30s में पहुंच चुके थे। उन्होंने यहाँ से बाहर निकलने की सारी उम्मीदें छोड़ दी थी और वो मौत के आने का इंतजार कर रहे थे। तब ट्रेंट मैडॉक्स से कहता है कि कल जब वो बच्चे थे उसने सोचा था कि वो बीच पर जाकर रेत से घर बनाएगा, लेकिन अब वो एक ही दिन में इतने बड़े हो गए हैं। तो फिर मैडॉक्स कहते हैं कि हमारे पास वैसे भी यहाँ करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो अपनी इस इच्छा को भी पूरा कर ही लेते हैं। जिसके बाद दोनों रेत से घर बनाकर खेलने लगते हैं। तब ट्रेंट को याद आता है कि इडलिप ने यहाँ आने से पहले उसे एक कोड लैंग्वेज में लेटर दिया था, तो फिर ट्रेंट उसे डिकोड करने लगता है, जिसमें इडलिप ने लिखा था कि मेरे अंकल कोरल को पसंद नहीं करते। जिसे देखकर इन दोनों को लगता है कि शायद इडलिप उन्हें कुछ बताने की कोशिश कर रहा था, शायद वो समुद्र में जहाँ कोरल है वहाँ जाकर बच सकते हैं। तो फिर दोनों समुद्र में तैरते हुए कोरल की तरफ जाने लगते हैं, जहाँ जब ये कोरल के बीच से जा रहे थे तो मैडॉक्स की टी शर्ट कोरल में फंस जाती है। ट्रेंट उसे निकालने की कोशिश करता है, पर काफ़ी कोशिश के बाद भी वो निकाल नहीं पाता, और यहाँ बाहर से कोई उन्हें देख रहा था। ये उनका वही बस ड्राइवर था जिसने इन सबको इस बीच पर छोड़ा था। अब यहाँ ट्रेंट और मैडॉक्स जब काफ़ी देर तक पानी से बाहर नहीं आते तो ड्राइवर को लगता है कि वो मर गए होंगे, इसलिए वो फ़ोन करके कहता है कि ट्रायल 73 के आखिरी मेंबर भी मर चुके हैं, जिसका मतलब है कि उन्होंने इससे पहले कई बार लोगों को यहाँ पर भेजा है। तो अब यहाँ बस ड्राइवर अपना सारा सामान पैक करता है और अपने बेस पर पहुँचता है, जो कि एक बहुत ही हाईटेक लैब थी, जहाँ पर बहुत सारे साइंटिस्ट अलग अलग दवाइयों को बनाते थे, और रिजॉर्ट का मैनेजर भी वहीं पर था। वो सभी को ट्रायल 73 में मारे गए लोगों के लिए 1 मिनट के लिए मौन रखने के लिए कहता है, जिसके बाद वो बताता है कि ये बीज कुदरत का एक करिश्मा है। वो इस बीज का इस्तेमाल अपनी नई दवाइयों के ट्रायल्स को तेज़ी से पूरा करने के लिए करते थे, जहां आमतौर पर दवाइयों का टेस्ट पूरा करने में पूरी ज़िंदगी लग जाती है, पर उस बीज पर कुछ ही घंटों में पता चल जाता है कि उनकी मेडिसिन काम कर रही है या नहीं। और ये लोग एक मेडिसिन के ट्रायल में कामयाब भी हो गए थे, जैसे कि पैट्रिसिया को दौरे पड़ते थे, पर उस बीज पर काफ़ी घंटे बिताने के बाद उसे दौरे पड़े, जिससे इन्हें पता चलता है कि उनके इस मेडिसिन को एक बार लेने के बाद अगले 16 साल तक दौरे नहीं पड़ेंगे। और उनका वो रिजॉर्ट असल में एक सेटअप था। वो लोग अपनी मेडिसिन को टेस्ट करने के लिए जानबूझकर उन लोगों को चुनते थे जिन्हें कोई ना कोई एक बीमारी हो, और वो उन्हें अपनी मेडिसिन वेलकम ड्रिंक में मिलाकर दे देते थे। दूसरी तरफ उधर हम फिर से ट्रेंट और मैडॉक्स को देखते हैं, जो कि उस कोरल से बचकर निकल गए थे, और अब रिजॉर्ट में पहुंचकर वो सीधे उस पुलिस ऑफिसर से मिलते हैं जिससे ट्रेंट ने पिछले दिन नाम पूछा था। अब ट्रेंट उस ऑफिसर को वो डायरी दिखाता है जो उसे उस बीच पर मिली थी, और फिर वो उसे उनके साथ जो कुछ भी हुआ वो सारी चीज़ें बताता है। फिर जब ऑफिसर उस डायरी को पढ़ता है और जिनके भी नाम उस डायरी में थे उन्हें अपने डेटाबेस में चेक करता है, तो वो सभी लोग गायब हो चुके थे, जिससे उसे यकीन हो जाता है कि ट्रेंट सच बोल रहा है। जिसके बाद अब पुलिस रिजॉर्ट के मैनेजर के साथ साथ पूरी मेडिसिन कंपनी को पकड़ लेती है। तब यहाँ ट्रेंट इडलिप को वो नोट दिखाकर थैंक यू बोलता है, और फिर पुलिस ऑफिसर ट्रेंट और मैडॉक्स को एक हेलीकॉप्टर से उनके घर छोड़ देते हैं, और यहीं पर ये कहानी एंड हो जाती है।